सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चे लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, ये विजयी भव सीरीज आप लोगों के लिए आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आ रही है टाइम टू टाइम। अभी लास्ट की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस स्टडीज प्रैक्टिकल के अंदर फुल मार्क सिक्योर कर सकते हो। साथ साथ मैंने आपको बताया कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, जहां पे मैंने इकोनॉमिक्स के लिए कुछ क्वेश्चंस बताए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और वहीं पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज के लिए बताए। तो बच्चों, ये सीरीज इसी तरीके से चलती रहेगी टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। तो बस चैनल के साथ आपको जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए एक और प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल के अंदर भी हमें फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं, किस तरीके से अकाउंटेंसी के वाइवा के अंदर हम लोग को क्वेश्चंस का आंसर देना है, और वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें अकाउंटेंसी के अंदर प्रिपेयर करने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर बच्चा हो रहा है बहुत परेशान, बिजनेस स्टडीज से भी ज्यादा परेशान बच्चा अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल के लिए है। तो चलिए, मैं आज आपको बताती हूँ कि किस तरीके से अकाउंटेंसी में भी आप एक्सेल कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर भी 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर भी अपना कॉपी पेन लेकर आइए, जैसा कि आपने बिजनेस स्टडीज में किया, और नोट डाउन कीजिए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिरकार हमें प्रैक्टिकल में क्या करना है, कितने मार्क्स की हमारी फाइल है और कितने मार्क्स का हमें वाइवा के लिए प्रिपेयर करना है। सो बच्चों, जैसे बिजनेस स्टडीज में था बिल्कुल वैसा ही हमारे अकाउंटेंसी में भी है कि 12 मार्क्स की आपकी फाइल है और 8 मार्क्स का आपको करना है वाइवा प्रिपेयर। देखो क्या होता है ना, जो फाइल होती है उसका तो हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक गिवन होता है, बट वाइवा की अगर मैं बात करूं तो वाइवा के लिए कोई स्कोप नहीं है। आपका एग्जामिनर पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, बट स्टिल जो भी एक फर्स्ट व्यू पॉइंट होता है किसी भी एग्जामिनर का, वो यही होता है कि बच्चे ने जिस टॉपिक के ऊपर फाइल प्रिपेयर करी है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये फाइल का जो टॉपिक था वो था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसके अंदर आपने किसी एक कंपनी को चूज किया, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने ली और आपने किया एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और यहां पर हमारे पास थे 4 टूल जिससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस कर सकते हैं। नंबर 1 सेगमेंट रिपोर्टिंग, नंबर 2 कॉमन साइज एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, नंबर 3 रेशियो एनालिसिस एंड नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको कोई भी 2 टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना था। ठीक है, सो जनरली बच्चे या तो कॉमन साइज, कंपैरेटिव, रेशो और कैश फ्लो, इन तीनों में से ही कोई 2 इस्तेमाल करते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग बहुत ही कम बच्चे यूज करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कोर्स कंटेंट में हम सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं पढ़ते हैं। वहीं पे ये तीनों के हमने एक पर्टिकुलर चैप्टर्स पढ़े हैं, तो इनको यूज करना हमारे लिए ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको फाइल में 2 प्रोजेक्ट प्रिपेयर करने थे, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 1 एंड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 2। तो यहां पर मैं आज आपको बताने वाली हूं सबसे पहला प्रोजेक्ट रेशो एनालिसिस, और दूसरा आपने प्रिपेयर किया कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको सेम ही कंपनी के लिए दोनों चीजों को, दोनों टूल्स को यूज करना था। तो सबसे पहले वही कि अपने 12 नंबर को सिक्योर करो, फाइल बहुत अच्छे से बनाओ। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपने कंपनी चूज करी है आपको उसका इंट्रोडक्शन देना चाहिए, उसके बारे में अबाउट हिस्ट्री, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, उसके बाद आप क्या स्टडी करने जा रहे हो इस प्रोजेक्ट के अंदर, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, आपको वो सब लिखना होता है। उसके बाद आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाते हो, लाइक बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उन्हीं के बेसिस पर आप कुछ रेशियोज को कैलकुलेट करते हो। लगभग 18 रेशियोज है हमारे पास हमारे कोर्स कंटेंट में, बट स्टिल अगर आपने 10 to 12 रेशियोज भी कैलकुलेट करी हैं हर कैटेगरी की, तो दैट्स सफिशिएंट। उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का होता है, जहां पर आप कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट लगाते हो और वहां पर आप एक एनालाइज करके बताते हो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कैसी रही, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैसी रही, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैसी रही, और उसका एक कंक्लूजन। आप मेरे चैनल पे चाहें तो पूरी फाइल अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको वाइवा में क्या करना है। देखो, सबसे पहले जो वाइवा में आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो करना है अबाउट योर कंपनी।
जो भी कंपनी का आपने सिलेक्शन किया है, आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन डेप्थ आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, बट एटलीस्ट आपको कंपनी के फाउंडर के बारे में, उनके थोड़ा-सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2-3 नाम पता होने चाहिए, वो कंपनी किस चीज़ में डील करती है। और कुछ कंपनीज़ ऐसी होती है जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स है, जैसे कि आईटीसी, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके से एटलीस्ट इतना आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करती है, ठीक है? सेकंड, उसके बाद आपको प्रिपेयर करना है जो भी आपने टूल इस्तेमाल किया है। जैसे कि अगर आपने रेशियो एनालिसिस यूज किया है तो आपको रेशियोज के फॉर्मूले। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम आती है कि मैडम फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख दिए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। आपको जस्ट क्या करना, मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है, वहां जाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करिए और वहां पर आपको पोस्ट में आपको ये जो भी फॉर्मूलाज हैं, सारे जितने भी चीजें आज मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है? तो वहां से आप उसे लिख भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिलहाल अभी फोकस करिए कि मैं क्या चीज समझा रही हूँ। नोट डाउन आप लोग करते रहिए मेन पॉइंट्स, बट फॉर्मूलाज अगर आपको लिखने हैं तो वहां से बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है? तो देखो, अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने लिक्विडिटी रेशियोज और सोल्वेंसी रेशियोज लिखी है पहले पेज पे। तो लिक्विडिटी रेशियो को देखो, दो लिक्विडिटी रेशियोज होती है हमारे पास, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। दोनों में एक चीज कॉमन है, दोनों के डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी आती है। अब करंट रेशियो है तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अगर लिक्विड रेशियो है, जिसे हम क्विक रेशियो भी कहते हैं या एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी। मतलब एक चीज कॉमन है कि अगर लिक्विडिटी रेशियोज हैं तो उसके डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटी ही आएगा। अब करंट रेशियो के लिए करंट एसेट्स लिख देना, लिक्विड रेशियो के लिए लिक्विड एसेट्स लिख देना, है ना? सिंपल याद करना। और जो इनके अंदर के भी फॉर्मूलाज हैं, लाइक लिक्विड एसेट्स कैसे निकलते हैं, वो भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। अब सॉल्वेंसी रेशियो पे आओ। सॉल्वेंसी रेशियो के फॉर्मूले सबसे इजी होते हैं क्योंकि उनके नाम में ही उनका फॉर्मूला छुपा है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 5 सॉल्वेंसी रेशियोज है। पहला है डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट अपॉन इक्विटी। दूसरा टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। प्रोप्राइटरी रेशियो, तो प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन में टोटल एसेट्स। हाँ, इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि अपॉन में टोटल एसेट्स आएंगे, तो आप इसे ऐसे याद कर लो, प्रोप्राइटर्स फंड टू टोटल एसेट्स। आप रेशियो का नाम ही ऐसे याद रख लो तो आपको अपने आप उसका फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज यानी कि प्रॉफिट कितनी बार हमारे इंटरेस्ट को कवर कर सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला भी क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन में इंटरेस्ट। इस तरीके से आप अपने फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो उनके नाम से ही, ठीक है? बस हाँ, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। जैसे मैंने यहाँ पे बोला डेट इक्विटी रेशियो, तो उसमें डेट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी रेशियोज। हमारे पास टोटल 6 एक्टिविटी रेशियोज हैं और यहाँ पर जितने भी रेशियोज हैं इनमें एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी कि मोस्टली हर एक रेशियो के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया है। देखो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। पहले 3 रेशियोज जो हैं, लाइक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, उनमें एक चीज कॉमन है कि जो भी रेशियो है अपॉन में उसका एवरेज यूज किया गया है। जैसे कि इन्वेंट्री में इन्वेंट्री टर्नओवर में एवरेज इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल में एवरेज ट्रेड पेबल्स। और बस आपको न्यूमरेटर को ध्यान रखना है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे हम कंपनी अकाउंट से बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्योंकि डेटर्स सेल से जुड़े होते हैं, क्रेडिट सेल से, तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स हमारे नेट क्रेडिट परचेजेस से जुड़े होते हैं, तो आपने नेट क्रेडिट परचेजेस यूज करना है। तो अगर लॉजिकली समझकर याद करोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बहुत सिंपल फॉर्मूला, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट एसेट्स।
तो लास्ट के 3 रेशो में तो एक चीज कॉमन है कि न्यूमरेटर सब में सेम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एक मजे की बात बताऊं, टर्नओवर का मतलब ही हमारा सेल्स होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर हर फॉर्मूले के अंदर, हर रेशो के अंदर सेल्स का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो हो गए याद। नेक्स्ट हमारे पास आती हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है हमारे पास 5। यहां पर सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में एक चीज कॉमन है, सबके अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। देखो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। यहाँ सब में इनटू 100 इसलिए है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में निकलती हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो आप देख रहे हो सब में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में आएगा, तो कैसे याद नहीं हो रहे तुम्हें फॉर्मूले। उसके बाद लास्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो बहुत इजी है, अगर आप लॉजिकली समझोगे, आप देखोगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज हुआ है, तो बहुत इजीली आपको रेशियोज याद हो जाएंगी। तो मैंने एक साथ ही सारे फॉर्मूलाज लिख दिए हैं आपके लिए, आप वहां से इसको डाउनलोड करके इसको प्रिपेयर कर सकते हो। मैं तो कहूंगी आप भी इसको इसी तरीके से लिख लीजिए। अब इन्हीं रेशियो से रिलेटेड आपके पास यहाँ पर कुछ अलग फॉर्मूलाज भी हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहें तो इनको भी याद कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेता है कि चलो लिक्विड रेशियो का आपने फॉर्मूला बता दिया, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी, फिर वो पूछेंगे लिक्विड एसेट्स कैसे निकाले जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ये फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। तो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 1 के लिए तो आपको यही करना है कि ये सारी रेशियोज के फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे। ठीक है, वो कोई से भी रेशियो का आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, कुछ रेशियोज की है आइडल रेशियोज, जैसे कि हमारी जो करंट रेशियो होती है उसकी आइडल रेशियो होती है 2:1, डेट इक्विटी की 1:1। तो इस तरीके से जिन जिन की भी आइडल रेशियोज हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अब उसके लिए भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मैं ये भी आपको इंस्टाग्राम पे अपने प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। कौन सी रेशो हाई बेटर होती है, कौन सी रेशो लो बेटर होती है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी होगी। तो इस चीज के लिए भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, ये जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ इसमें सब कुछ है, मतलब ये कुछ पेजेस हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अबाउट योर कंपनी के बाद आपको क्या याद करने हैं, आपको सभी रेशियोज के फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद करना है कि हायर रेशो बेटर है या लोअर रेशो बेटर होती है, और इस रेशो का सिग्निफिकेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। हर रेशो का आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है। जैसे कि आपने लिक्विड रेशियोज कैलकुलेट करी हैं, आपने अपनी कंपनी की लिक्विडिटी चेक करी है, आपने अपनी कंपनी की सॉल्वेंसी चेक करी है, आपने अपनी कंपनी की टर्नओवर रेशियोज चेक करी, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज चेक करी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल है, सॉल्वेंट है या नहीं है, लिक्विडिटी के टर्म्स में वो कैसी है। तो अपनी रेशियोज को देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या कंक्लूड किया है उस प्रोजेक्ट से। ठीक, दूसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, यानी कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है। इन सब के मीनिंग आपको पता होने चाहिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन सब के आपको मीनिंग पढ़कर आने हैं। साथ साथ इसमें एक और टर्म है हमारे पास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। पूरा फॉर्मेट बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि वो पूछ लेंगे आपसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है, ऐड क्या होता है और लेस क्या होता है। तो मैंने अपने चैनल पर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बेसिक की एक जो वीडियो डाल रखी है सबसे पहली, उसे जरूर देख लो, बहुत अच्छे से मैंने वहां पे फॉर्मेट को एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कोई एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी का एग्जाम्पल दो, इन्वेस्टिंग का एग्जाम्पल दो, फाइनेंसिंग का एग्जाम्पल दो,
प्लस वो आपसे खुद भी पूछ सकते हैं हर एक चीज का ट्रीटमेंट। लाइक उन्होंने बोला कि प्रपोज डिविडेंड है, तो प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे कि प्रपोज डिविडेंड एज एन आउटफ्लो ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी यूज किया जाता है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसको डिडक्ट करते हैं, बट हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर आप इसे एड बैक भी करते हैं, और सिर्फ प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड ही हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब वो किसी भी चीज का ट्रीटमेंट आपसे पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ वो जो बेसिक वाली वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी उस वीडियो का, उसको जरूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कैश फ्लो के अंदर आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी है। आपकी बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं कि ऑपरेटिंग में क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या आता है, फाइनेंसिंग में क्या आता है, तो उसे जरूर पढ़ के जाना है। कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप इसको प्रिपेयर करते हो आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपको वाइवा के लिए प्रिपेयर करनी है। एक बार सम अप कर देती हूं मैं। सबसे पहली चीज, आपको अपनी फाइल को अच्छे से पढ़ना है। फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम किया है। आपने किया है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी एक कंपनी का, जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट करी है। तो सबसे पहले आपको आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। आपने जो भी टूल्स यूज करे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है रेशियो और कैश फ्लो का, अगर आपने सेगमेंट रिपोर्टिंग और कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट यूज करे हैं तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको उनके फॉर्मूलाज याद करने हैं, कौन सी रेशो हायर बेटर होती है, कौन सी लोअर होती है, ऑब्जेक्टिव क्या है उस रेशो का, और आपकी कंपनी का कंक्लूजन क्या है कि लिक्विडिटी के टर्म्स में आपकी कंपनी कैसी है, सॉल्वेंसी के टर्म्स में कैसी है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशो क्या कहती हैं आपकी, टर्नओवर रेशोज आपकी कंपनी के बारे में क्या बता रही है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज आपकी कंपनी के बारे में क्या बता रही है, क्या प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आपका दूसरा टूल है तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, उसके अंदर क्या करते हो आप, कितनी एक्टिविटीज प्रिपेयर करते हो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेट पूरा आपको पता हो कि आप इन्वेस्टिंग में क्या लिखते हो, फाइनेंसिंग में क्या लिखते हो, ऑपरेटिंग में क्या लिखते हो, और उसके अंदर जो भी डिफरेंट चीजें हैं उनका आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। लाइक डेप्रिसिएशन कहाँ शो करते हो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कहाँ आता है, रेंट रिसीव्ड कहाँ आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स को कैसे ट्रीट करते हो, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना कि अगर वो आपसे एग्जाम्पल पूछने लगे तीनों एक्टिविटीज का तो वो आपको आना चाहिए। प्लस अगर वो भी आपसे कोई एक एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि बताओ इसको कहाँ कहाँ लिखना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अपनी बुक में इलिस्ट्रेशंस है आपके कुछ, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आप इसको प्रिपेयर करते हैं, AS3 के अकॉर्डिंग हम इसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको अपने अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करना है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली कर लोगे। बस 1 घंटा थोड़ा सा अपनी फाइल को दे दो तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। रेशोज के फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो लोग रेशो के फॉर्मूला से ही पूछते हैं कि वो कोई भी पेपर, कोई भी पेज उन्होंने खोला अपनी फाइल का, उस सामने जो भी आपने रेशो लिखी हुई होगी वो उसी का फॉर्मूला पूछ लेंगे कि आपने इसको कैसे कैलकुलेट किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे ये फॉर्मूलाज प्रोवाइड करा रही हूँ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, पोस्ट में आपको ये मिलेंगे, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल गया होगा कि किस तरीके से अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल को प्रिपेयर करना है। सो अब तैयारी कर लीजिए अपनी, और 20 आउट ऑफ 20 यहाँ पर भी आप लोग अपने पक्के कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर। सो टिल देन ऑल द बेस्ट, अपने प्रैक्टिकल्स को अच्छे से देकर आइए। सो मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड विजयी भव।